डन दिस थिंग। अब सुनो, नया टॉपिक चालू हो रहा है, अपील्स रेफरेंस एंड रिवीजन। चैप्टर का नाम क्या है? अपील्स रेफरेंस एंड रिवीजन। अब सी इस चैप्टर में भी मेरा स्ट्रैटेजी क्या होगा ना, मैं पहले बच्चों को चैप्टर का समरी बता दूंगा। जैसे मैं रिटर्न्स लास्ट चैप्टर का चालू किया था असेसमेंट प्रोसीजर का, ऐसे 4 पार्ट्स बता दिए ना समरी में, फिर बाद में एक एक चीज घुस घुस के पढ़ाई ना। तो वैसे इस चैप्टर का भी पैटर्न वही होगा, पहले बच्चों को समरी बता दूंगा एंड फिर बाद में एक एक चीज को कर करके खत्म करेंगे। लेकिन वेट, इसमें क्या डायरेक्ट समरी से चालू नहीं करूंगा, पहले इस चैप्टर में ना थोड़ा पिक्चर का ट्रेलर बताना पड़े। ट्रेलर, कोई कोई पिक्चर है ना ट्रेलर के बाद ही चालू हो सकती है, विदाउट ट्रेलर इट्स नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द मूवी। ये कौन सी मूवी चालू हो रही है? अपील्स रेफरेंस एंड रिवीजन। तो पहले मैं इस पिक्चर का ट्रेलर जैसा दे रहा हूं, बाय वे ऑफ अ फ्लो चार्ट। बाय वे ऑफ अ फ्लो चार्ट इसमें पिक्चर का ट्रेलर का फील आएगा। फिर बाद में पिक्चर के नाम वाम आएंगे, नाम आते हैं ना स्टार्टिंग में, वो समरी होगा एंड फिर बाद में डिटेल में घुसेंगे, एक्चुअल मूवी चालू होगी। ओके, तो ये मेरा प्लान है। तो सी पहले पिक्चर का ट्रेलर है इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट। नाउ सी, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि ए और एसएससी मिलजुल के असेसमेंट करते हैं। कभी रेगुलर असेसमेंट होता है तो कभी एसएससी को इन्वॉल्व किए बगैर बेस जजमेंट होता है, और अगर टाइम पे नहीं हुआ तो लेट असेसमेंट भी होता है, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। बट जो भी असेसमेंट होता है उसके बाद फाइनली एक ऑर्डर तैयार होता है ना। मेरे को बताओ, अभी तक कितने असेसमेंट ऑर्डर तुम लोगों ने सुने? एक रेगुलर असेसमेंट का ऑर्डर होता है, ऑर्डर अंडर सेक्शन 143, ये सब मुंह पे होना चाहिए सब। और एक बेस्ट जजमेंट का ऑर्डर होता है अंडर सेक्शन 144, और इनकम एस्केपिंग का 147। अभी जो भी ऑर्डर पास हुए ना, उससे अगर एसएससी नाखुश है, उससे अगर एसएससी नाखुश है, देखो नाखुश बेटा, सैड, देन ही कैन फाइल एन अपील। इफ इज नॉट सेटिस्फाइड देन ही कैन फाइल एन अपील। और अपील फाइल करने के लिए अपने को सीटा में जाना पड़ता है, सीटा की शरण में। ये सीटा कौन है मालूम है? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इन ब्रैकेट ए स्टैंड्स फॉर अपील्स। सी एक सादा सीआईटी और सीटा में फर्क है। सी अभी तक अपने नोट्स पे कई बार सीआईटी का जिक्र किया था, एक अलग इंसान है और सीटा अलग है। अरे दोनों मतलब समझो ना, इनकम टैक्स ऑफिस जो जॉब कर रहे हैं दोनों का क्वालिफिकेशन सेम है, लेकिन दोनों का प्रोफाइल अलग है। इसका काम क्या होता है? सुपरविजन करना, परमिशन देना तरह तरह की। अरे अभी तक तो अपने परमिशन के रोल्स देखे ना कितने, और सुपरवाइज वगैरह करना, मतलब इसके जनरल रोल होते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ अपील्स हैंडल करता है। बट दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है। ये समझो ना, एक सीए फर्म में 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब कर रहे हैं, एक टैक्सेशन का डिपार्टमेंट देख रहा है, ऑडिट का डिपार्टमेंट देख रहा है, लेकिन बोथ आर चार्टर्ड अकाउंटेंट ना यार। तो वैसे दोनों का क्वालिफिकेशन इक्वल है, सीआईटी लेवल ही है, लेकिन इसको क्या जनरल कामकाज देखने का जिम्मा दिया हुआ है। तू जनरल काम कर, पगार मिलेगा तेरे को। और इसको पगार किसके लिए मिल रही है? सिर्फ अपील्स हैंडल करना है। इसको बोले तू कुछ मत कर, सिर्फ लोगों का दुख सुन, और दुख सुन के उसको जजमेंट दे। तो सबसे पहले अपील किसको करना पड़ता है? सीटा। कैसे बोलेंगे इसको? सीटा, सीता नहीं, सीटा, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इन ब्रैकेट अपील्स। और यहां पर पता है 30 डेज में अपील फाइल करना पड़ता है। 30 डेज। 30 डेज कैसे करना है मालूम है? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड। अरे अपने को नोटिस ऑफ डिमांड कल ही तो पढ़ाया था मैंने। नोटिस ऑफ डिमांड का सेक्शन क्या था? 156। तो जैसे ही अपने हाथ में नोटिस ऑफ डिमांड आता है ना, सुनो, वो डेट ऑफ रिसीविंग नोटिस ऑफ डिमांड के 30 दिन में टैक्स भरना पड़ता है। उसी 30 दिन में अपील भी करनी पड़ती है। अरे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वो जो 30 दिन कल था ना, वही 30 दिन आज भी है। सी लॉ ने क्या बोला है? जैसे आपके हाथ में वो आता है ना, क्या क्या नोटिस ऑफ डिमांड, उसके 30 दिन के अंदर टैक्स भी भर दे, और उसी 30 दिन में अगर अपील करने की इच्छा है तो अपील भी कर दे। अपील भी कर दे तो भी टैक्स तो भरना पड़ेगा ना, और बाद में अगर तू जीत गया तो पैसा वापस दे देंगे, लेकिन एक बार का पैसा तो भरना ही पड़ेगा ना। और पैसा भरे बिगर इन लोग अपील एंटरटेन भी नहीं करेंगे। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है हाँ, कि किसी एसएससी दिन लोग पैसा मांगते ही नहीं है, चल पैसा मत भर, तू अपील कर ले पहले, उसको बोलते स्टे ऑफ डिमांड। क्या बोलते? लेकिन वो सब के बारे में बाद में बात करूंगा। लेकिन एक बार तो तुम लोग मेंटली ऐसे प्रिपेयर करो, जैसे ही नोटिस ऑफ डिमांड आई ना,
उसके 30 दिन में टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। नहीं भरे बिगर कभी कभी काम चलता है, वो एक्सेप्शन की बात बाद में करूंगा, क्या बोलते हैं उसको, स्टे ऑफ डिमांड, टू बी डिस्कस लेटर। लेकिन जनरली क्या होता है, वंस यू रिसीव नोटिस ऑफ डिमांड, उसके विद इन 30 days you have to pay the tax, and within that same 30 days you have to file अपील के पेपर्स। और ये अपील किसको कर रहे हैं, पहली अपील सीटा। ओके, फिर सीटा अपना केस को स्टडी करेगा और अपने जो भी दुख है उसको समझेगा, एंड फिर अपना फैसला सुनाएगा, फैसला। और पता है फैसले की, ये देखो सीटा ने अपना फैसला सुनाया, फैसला, और फैसला मतलब ऑर्डर, और फैसले की एक कॉपी है ना असेसी को दी जाएगी, और एक कॉपी सीआईटी। देखो ऑर्डर मतलब सीता ने अपना फैसला सुना है, जजमेंट, जजमेंट, एंड जजमेंट का एक कॉपी असेसी को देना पड़ता है और एक कॉपी सीआईटी को। नाउ टेल मी, ये सीआईटी को क्यों देना पड़ता है? सी असेसी को क्यों देना पड़ता है? क्यों असेसी तो रोते रोते आया था सीटा की शरण में कि मेरे साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, मेरे से इतना टैक्स मांग लिया, मुझे न्याय चाहिए। तो उसको जो भी न्याय का जजमेंट है असेसी को तो देना ही पड़ेगा। सीआईटी को क्यों देते? बराबर। सी क्या होता है ना, सुनो, इमेजिन सीटा में असेसी ने केस फाइल किया था और सीटा में असेसी जीता, सीटा में असेसी जीता, तो असेसी खुशी मना रहा है, लेकिन असेसी की जीत इस डिपार्टमेंट की हार। क्या बोला? असेसी की जीत इस डिपार्टमेंट की हार, एंड हारे हुए डिपार्टमेंट को बुरा लग सकता है, एंड हारा हुआ डिपार्टमेंट काउंटर अपील भी करता है, और वो डिसीजन सीआईटी को लेना पड़ता है। सीआईटी के वर्क प्रोफाइल में ये भी एक काम है, सीआईटी को तरह तरह के काम सौंपे हुए, परमिशन वगैरह दो, सुपरविजन करो, और उनमें ये भी एक काम दिया हुआ है कि जब कभी भी असेसी सीटा में जीता तो उसकी जीत डिपार्टमेंट की हार है, एंड हारे हुए डिपार्टमेंट को अगर लगे कि हमें आगे लड़ना चाहिए तो दे कैन डू काउंटर अपील, और लेकिन वो डिसीजन किसके हाथ में होता? सीआईटी। मतलब सीआईटी को जजमेंट का कॉपी देना पड़ता है ना, सो डेट सीआईटी कैन डिसाइड कि असेसी के जीतने के बाद क्या डिपार्टमेंट को काउंटर अपील करना चाहिए कि नहीं। वो डिसीजन मेकिंग का अथॉरिटी सीआईटी के पास में। मतलब सीआईटी एक तरह से ना डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। सी डिपार्टमेंट कोई आदमी थोड़ी है, सी असेसी तो कोई ह्यूमन बीइंग है, चलो, या फिर कोई कंपनी, कोई असेसी है, लेकिन डिपार्टमेंट तो इतना बड़ा है ना यार। तो डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला उनका पर्सन कौन है? वो रिप्रेजेंटेटिव सीआईटी। तो सीआईटी विल हैव टू टेक डिसीजन वेदर डिपार्टमेंट शुड फाइल अ काउंटर अपील और नॉट। इसलिए क्या है, जैसे ही सीटा अपना जजमेंट देता है ना तो असेसी को तो दे देगा एक कॉपी सीआईटी को भी देगा, ये बोल के देख लो आप डिपार्टमेंट वाले हार गए हो, अगर आपको लड़ना है तो फर्दर अपील कर सकते हो। नहीं, वो आएगा आगे, बता रहा हूँ वो काउंटर अपील किधर होगी बताऊंगा, वो अभी नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, अभी स्टेज 2 आएगा, ये तो स्टेज 1 है ना। सीटा ने तो अपना फैसला सुना दिया, अब जिसको अच्छा लगे अच्छा लगाओ, बुरा लगे बुरा लगाओ, मैंने अपना पैसा सुना दिया है। अब आगे किसी को खराब लग रहा है तो आगे नेक्स्ट लेवल है आईटैट। नेक्स्ट लेवल क्या है? आईटैट, इनकम टैक्स। आयुष नहीं सुनी? सीटा ने अपना फैसला सुनाया, फैसले की एक कॉपी दी असेसी को, एक कॉपी सीआईटी को दी, और सीटा ने क्या बोल दिया? देख लो, जिसको मजा आया मजा करो, जिसको मेरा जजमेंट अच्छा नहीं लगा मैं जिम्मेदार नहीं हूं, अभी आपको जो करना है आगे लड़ो। अब आगे किधर जाना है? आईटैट में, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। और आईटैट में पता है कोई भी जा सकता है, हो सकता है असेसी स्टिल नॉट हैप्पी, अरे सीटा में वो हार गया और असेसी बोले सीटा तू पागल, मेरे को हरा दिया, मैं आगे जाऊंगा, तो आगे किधर जाएगा? आईटैट में। और अगर असेसी जीत के बैठा है तो डिपार्टमेंट को बुरा लगा है तो डिपार्टमेंट अपील करेगी। अरे मतलब इन दोनों में से जो भी दुखियारा है, जो भी सैड है, देखो सैड, he will file an appeal to ITAT, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, और इधर अपील करने का टाइम है 60 डेज। 60 डेज कैसे गिनेंगे? डेट ऑफ रिसीट ऑफ सीटास जजमेंट,
अरे सीटा का जजमेंट होता है ना, जजमेंट की मैंने बोला एक कॉपी एसएससी को देते, एक कॉपी सीआईटी को। तो जैसे ही सीटा का जजमेंट हाथ में, अरे जजमेंट पढ़ के तो दुखी होता है ना कोई, शिट ये जजमेंट डिपार्टमेंट की फेवर में नहीं है, तो गवर्नमेंट को खराब लग सकता है, तो गवर्नमेंट भी अपील करती है। टू हुम? आईटैट, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, और टाइम क्या, विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सीटास जजमेंट, डेट ऑफ रिसीट ऑफ सीटास जजमेंट। ये 30 days कैसे गिना था, भूल गए ना, डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड। नोटिस ऑफ डिमांड ही फसाद की जड़ है। एक नोटिस ऑफ डिमांड, उससे करोड़ों रुपए मांग लिए ना, उस बात का एसएससी को दुख हुआ, तो नोटिस ऑफ डिमांड रिसीव होते 30 days था। लेकिन अभी आगे जो टाइम लिमिट्स आएगी ना, इट इज ऑलवेज फ्रॉम द प्रीवियस जजमेंट से गिनना है। जैसे आईटेट में जाते तो प्रीवियस जजमेंट किसका था, सीटा, तो सीटा का जब जजमेंट आया उसके 60 दिन में अपील करना है। लेकिन आईटेट में कौन अपील करेगा, कोई भी, आइदर एसएससी और डिपार्टमेंट। और डिपार्टमेंट लड़ेगी, मतलब डिपार्टमेंट के बिहाफ पे कौन इनिशिएट करता है, सीआईटी। सीआईटी विल डिसाइड वेदर टू अपील और नॉट। और सीआईटी को इतना अथॉरिटी है ना, अगर सीआईटी को लगे ना हाँ एसएससी जीत गया ना, सही था उसका जीतना, जीतने तो मजा करो, लेट गो कर सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि वेन एवर एसएससी जीता वो ईगो पे ले लेगा, एसएससी जीत कैसे गया। हो सकता है सीआईटी मैच्योर वे में बिहेव करेगा कि चलो सीटा में जाके अगर एसएससी जीता है तो सीटा ने भी कुछ सोच के जजमेंट दिया होगा एसएससी के फेवर में, लेट हिम विन, तो केस खत्म हो जाता है यार। लेकिन अगर सीआईटी को खराब लग रहा है, अरे ये सीआईटी क्या खराब लग रहा है कि सीटा में एसएससी जीत कैसे गया, कि सीटा ने बहुत गलत जजमेंट दिया, एसएससी के फेवर में जजमेंट होना ही नहीं चाहिए था, मतलब ही हैज अ डिफरेंट स्टैंड, देन ही कैन काउंटर अपील टू आईटैट। बट सी सीआईटी जब भी केस कर रहा है ना, वो अपने लिए नहीं कर रहा है, अरे वो तो बेचारा नौकरी कर रहा है, वो तो जॉब कर रहा है, ही इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बिहाफ पे लड़ाई कर रहा है। सी एसएससी तो अपने पैसों के लिए लड़ रहा है, मेरा पैसा मैं नहीं दूंगा, मैं लड़ूंगा, एसएससी इज फाइटिंग फॉर हिमसेल्फ, बट सीआईटी इज ही फाइटिंग फॉर हिमसेल्फ कि ही इज रिप्रेजेंटिंग द होल डिपार्टमेंट। फिर सुनो, आईटैट में जाएंगे तो अभी आगे क्या होगा, आईटैट भी अपना फैसला सुनाएगा, और फैसले का एक कॉपी, गैस करो अभी सब रिपीटेड चीज होगी, फैसले की एक कॉपी दी जाएगी एसएससी को और एक कॉपी दी जाएगी सीआईटी को, और इन दोनों में से जो भी नाखुश है, इन दोनों में से जो भी नाखुश, कोई भी हो सकता है ना, हो सकता है आईटैट के जजमेंट से एसएससी इज नॉट हैप्पी, या फिर एसएससी इज हैप्पी, डिपार्टमेंट इज अनहैप्पी, तो एनीवन हु इज नॉट सेटिस्फाइड विल हैव टू गो टू हाई कोर्ट। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, हाई कोर्ट। लेकिन वेट, इसके बाद है ना एक हॉल्ट लेना पड़ता है, डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं आ सकते। आफ्टर द जजमेंट ऑफ आईटैट, हाँ तुमको जाना है, नहीं नहीं, एओ का रोल खत्म हो गया, एओ वाज अ जूनियर ना। जैसे इमेजिन, यस, एओ जो भी काम कर रहा था, ही वाज वर्किंग अंडर सीआईटी ओनली। जैसे इमेजिन आई एम अ बॉस, मैंने एक अपने स्टाफ को रखा है, सीधर सीआईटी को इन्वॉल्व करने का पर्पस क्या है, सी एक्चुअली इमेजिन मैं बॉस हूं, मैं सीआईटी हूं, और मेरा एक स्टाफ है मेरे नीचे काम कर रहा है एओ, तो एओ को क्या बोला, तू असेसमेंट करना, जेको जो ठीक लगे कर, बाद में एसएससी लड़ेगा तो मैं संभालता हूं आगे। मतलब असेसमेंट का जॉब विल बी डन बाय एओ, और एज सुन एज असेसमेंट इज ओवर, एओ का जॉब इज ओवर, एंड फिर बाद में एसएससी लड़ेगा तो सीआईटी बोलता है मैं देखता हूं ना क्या लड़ता है वो। तो जो एओ काम कर रहा था ना, वो एक सीआईटी के अंडर होता है। सी इन लोग की चेन होती पूरी डिपार्टमेंट में ना, एक आईटी होता है, एसीडीसी जेसी, वो एक पूरा सीक्वेंस में उसका एक रिस्पेक्टिव सीआईटी सीसीआईटी होता है। फिर कोई अलग टाइप का एओ है तो उसका सीआईटी अलग होगा, और कितने लोग के कॉमन सीआईटीज भी होते हैं। जैसे इमेजिन मैंने 5 लोग को हैंडल करके रखा है, तो मेरे अंडर के 5 एओ है, तो एवरी एओ हैज अ रिस्पेक्टिव
सीनियर सीआईटी, एंड दैट सीआईटी विल टेक कॉल के वेदर लड़ना है कि नहीं। एक तरह से तो फील को सीआईटी ने एओ को क्या बोल के रखा है, एओ तेरे को जैसा असेसमेंट करना है कर, तेरा तो ड्यूटी है भाई, असेसिंग ऑफिसर मतलब तू असेसमेंट करेगा, तू कर जो करना है कर, बाद में असेसी लड़ेगा तो मैं देखता हूं ना, मैं देखता हूं मतलब कौन, सीआईटी, फिर सीआईटी आगे हैंडल करेगा। तो जब तक असेसमेंट चल रहा था इट वॉज कंप्लीटली द वर्क ऑफ एओ, एंड सीआईटी बोले उसमें मैं नहीं पढ़ने वाला, तू संभाल यार, तेरे को पगार मिलती तू काम करना यार, तू कर। बाद में असेसी अगर लड़ता है तो उसके बाद कौन चार्ज ले लेता है, सीआईटी। और सीआईटी भी है ना अपील के धक्के नहीं खाएगा, खाली अभी सुपरविजन मतलब वो डिसाइड करेगा कि हमें लड़ना चाहिए कि नहीं, ये डिसीजन मेकिंग का काम करता है। अदरवाइज अपील की मीटिंग्स होती है ना उसमें एओ को ही धक्के खाने पड़ते हैं। एनीवे तो अपील की मीटिंग्स वगैरह कैसी होती है बाद में आएगा। मैंने क्या बोला अभी पिक्चर का ट्रेलर चल रहा है, मैं खाली शॉर्ट में पूरा फ्लो चार्ट बता रहा हूं, लेकिन एक जस्ट बात निकल के तो बोल रहा हूं कि अपील में जब मीटिंग्स में धक्के खाने होंगे ना वो सब मजदूरी कौन करेगा, एओ। इधर सीआईटी का रोल क्या होगा, सिंपली टू डिसाइड, कम ऑन हिम्मत रखो, सीआईटी का रोल क्या होगा, सिंपली टू डिसाइड कि वेदर असेसी की जीतने में हम लड़े क्या ना लड़े। दो ऑप्शन होते हैं, या तो असेसी जीत गया, जीतने दो, सही जीता होगा, या फिर असेसी जीता कैसे, हमको आगे लड़ना पड़ेगा। तो डिसीजन मेकिंग का काम सीआईटी का होता है। इससे पता है तुम लोग ने ना कोई भी इनकम टैक्स के केस लॉ का नाम सुना होगा ना, ऐसा होता है असेसी वर्सेस सीआईटी। क्या पता तुमने ऑब्जर्व किया कि अभी तुम लोग ऑब्जर्व करना, जैसे कोई भी केस है रेन बैक्सी लिमिटेड वर्सेस सीआईटी, सन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीआईटी, वो वर्सेस में सीआईटी होता है क्योंकि लड़ाई किसके बीच में, एक तरफ असेसी और वर्सेस सीआईटी। लेकिन सीआईटी की पर्सनल लड़ाई नहीं है, ही इज फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट, उसको खाली रिप्रेजेंटेटिव बनाया हुआ है, चल तू डिसाइड करेगा कि हमें लड़ना है कि नहीं। और सीआईटी भी हजारों होते हैं, जैसे मेरा कोई स्क्रूटिनी कभी हुआ ना तो मेरा एक पर्टिकुलर एओ होगा और मेरे एओ के ऊपर एक मेरा पर्टिकुलर सीआईटी होगा, तो मेरी कभी भी लड़ाई यहां होगी तो वो सीआईटी से मेरा केस होगा। तो एनीवेज ये बीच में जनरल बात होगी। तो हम लोग कहां थे, देखो सबसे पहले दुखियारा सीटा की शरण में आता है और सीटा को जो फैसला सुनाना है वो फैसले का एक कॉपी किसको देगा, असेसी को, और दूसरा कॉपी सीआईटी, क्योंकि उनको तो मालूम ही है ना कि अगर असेसी जीत गया तो डिपार्टमेंट को खराब लगेगा, लेकिन डिपार्टमेंट को खराब लगेगा तो हु विल हैव टू टेक द डिसीजन, सीआईटी। इसलिए वन कॉपी गिवन टू असेसी, वन कॉपी गिवन टू सीआईटी, एंड इनमें से द वन हु इज नॉट हैप्पी विल फाइल एन अपील टू आईटैट विद इन 60 days फ्रॉम। बात करते रहो, कम ऑन आयुषी, बात करते बोलते रहना चाहिए बीच बीच में, ये तो आंख लग जाएगी मालूम भी नहीं पड़े, आंख खुलेगी तो क्लास खाली होगी, सब चले गए होंगे, होता है बहुत ऐसा। तो इनमें से जो दुखियारा है विल फाइल एन अपील टू आईटैट विद इन 60 days फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ सीटास जजमेंट। फिर आईटैट भी अपना फैसला सुनाएगा। सी डिटेल में आईटैट में क्या होता है बाद में, अभी मैं पिक्चर का ट्रेलर पढ़ा रहा हूं। जो भी आईटैट में केस हुआ फिर आईटैट अपना जजमेंट सुनाएगा। जजमेंट का वन कॉपी विल बी गिवन टू असेसी, वन कॉपी विल बी गिवन टू सीआईटी। अब इसके बाद जो दुखियारा होता है ना इन दोनों में से, उसको हाईकोर्ट जाना होता है, लेकिन डायरेक्टली हाईकोर्ट नहीं जा सकते। एट दिस स्टेज इस दुखी आदमी को, देखो दुखी आदमी कौन है मालूम है, ये असेसी भी हो सकता है या सीआईटी। फर्क इतना, असेसी खुद के आंसू निकाल रहा है, सीआईटी डिपार्टमेंट के लिए रो रहा है। असेसी के तो पर्सनल आंसू निकल रहे हैं, लेकिन सीआईटी के जो आंसू निकल रहे हैं उसके पर्सनल आंसू है कि गवर्नमेंट के आंसू है, गवर्नमेंट के। ही इज क्राइंग ऑन बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट। ओके, फिर इन दोनों में से जो दुखी है ना उसको बोले देख दुखिया रे, डिसाइड कर वेदर इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। अपील है ना दो तरह की होती है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ। व्हाट इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, व्हाट इज क्वेश्चन ऑफ लॉ अभी नहीं पढ़ाऊंगा, एक बार के लिए ऐसा समझ लो जो भी है, अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वाली लड़ाई है ना तो दी एंड हो जाता है, इधर दी एंड, केस खत्म, केस खत्म, आगे केस हो ही नहीं सर, दी एंड हो जाता है। अब इधर डाउट क्या आएगा, व्हाट इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, व्हाई दी एंड, बताऊंगा ना, पेशेंस रखो, एक बार इसको साइड में कर दो। लेकिन अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ वाला मैटर हुआ ना देन ओनली यू कैन गो टू हाई कोर्ट। एक और मुझे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ले जाके खत्म करने दो ना यार,
बाद में पढ़ाऊंगा व्हाट इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, व्हाट इज क्वेश्चन ऑफ लॉ। ओके, तो सी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वाला केस तो दी एंड हो गया, लेकिन क्वेश्चन ऑफ लॉ वाला केस है ना, देन द दुखियारा विल गो टू हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में जाने का टाइम क्या है मालूम है? 120 डेज। 120 डेज, गेस व्हाट, कहां से गिनेंगे? बात करो मुझसे। 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ आईटैट जजमेंट। अरे हर पीरियड को अपने को प्रीवियस जजमेंट से गिनना है। तो आईटैट ने जब भी फैसला सुनाया होगा ना, आईटैट का फैसला जब रिसीव हुआ ना, वहां से 120 डेज में दुखियारा हाई कोर्ट जाएगा। दुखियारा एसएससी भी हो सकता है, डिपार्टमेंट भी हो सकता है, मतलब सीआईटी, दे विल गो टू हाई कोर्ट, एंड फिर हाई कोर्ट भी अपना फैसला सुनाएगा। फैसले की एक कॉपी एसएससी को देनी पड़ेगी, बोल दो, और एक कॉपी सीआईटी। अब इन दोनों में से खुश है, मजा कर रहा है, पार्टी कर रहा है, और एक नाखुश है, जो नाखुश है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। मतलब इसके बाद केस सीधा जाता है सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट में जाने का टाइम है 90 डेज। तुम लोग अपना मैथमेटिक्स मत लगाना इधर। 60 का डबल 30 का डबल 60 का डबल 120 में सडनली 90 डेज आ गया, सडनली 90 डेज आ गया। तो ये 30 था, ये 60 था, फिर ये 120, फिर हाई कोर्ट का जजमेंट आता है ना, फिर बाद में देरी मत करो, ताबड़तोड़ सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। जिसको भी जाना जाओ, जाके खत्म करो यार, केस दी एंड करना है। और सुप्रीम कोर्ट में जाने का टाइम है 90 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ हाई कोर्ट जजमेंट। अरे हाई कोर्ट का जब जजमेंट आया, उसके 90 डेज में सुप्रीम कोर्ट में केस करना है। एक सेकंड, उसका डाउट क्या? हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि लॉ में क्या लिखा है? डेट ऑफ रिसीट ऑफ द जजमेंट, डेट ऑफ रिसीट है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में केस किया, फिर सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला सुनाएगी। फैसले की एक कॉपी एसएससी को देनी पड़ेगी, एक कॉपी सीआईटी को। अब इसमें से जो नाखुश है ना, उसको क्या बोला जाए? अभी केस खत्म हो गया है, बोले नहीं मुझे तो खराब लग रहा है। तो अभी कुछ नहीं है, धरती पे सुप्रीम कोर्ट के अलावा और कोई मदद नहीं कर सकता है। अभी भी खराब लगा तो सुसाइड कर दो, हो गया खत्म, केस खत्म, अभी उम्मीद ही नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज अ फाइनल वर्डिक्ट, दी एंड केस, दी एंड हो गया केस इधर। सी मैंने अभी भी तुम लोग को ये नहीं सिखाया है क्या? व्हाट इज क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड व्हाट इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड व्हाट इज क्वेश्चन ऑफ लॉ, एंड वॉट एवर इट इज दी एंड क्यों हुआ ये बताऊंगा। लेकिन एक बार के लिए देखो, ब्रॉडली फ्लो चार्ट खत्म हो गया है। इसमें सुनो, मुझे हाईलाइट क्या करना था? 1 2 3 4 अपील के 4 लेवल्स है, अपील के 4 लेवल्स है। क्योंकि सी ये ब्रॉडली अपने को आइडिया नहीं होना, बाद में उसके बिगड़ चैप्टर घुस के मतलब नहीं है। इस फ्लो चार्ट से मेरा मकसद खाली यही था, तुमको ब्रॉड फ्लो बताना था। ये फ्लो आता है ना, तो चैप्टर बहुत सिंपल लगता है बाद में। तो बिगड़ दे के बताओ, सबसे पहले कहानी किधर शुरू होती है कि एओ कोई असेसमेंट किया था जिससे एसएससी नाखुश था। सी बेस्ट जजमेंट में भी अपील हो सकता है। ओनली थिंग इज बेस्ट जजमेंट में एसएससी को इन्वॉल्व नहीं किया था, उसमें भी अपील हो सकती है। कितने लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता, बेस्ट जजमेंट में क्यों अपील करेगा? बेस्ट जजमेंट तो क्यों हुआ था? एसएससी वाज नॉट कोऑपरेटिव। तो एसएससी बोले मैं कोऑपरेट नहीं किया था, ठीक है नहीं किया था, लेकिन तेरा जजमेंट तो बेस्ट होना चाहिए ना। योर जजमेंट इज नॉट बेस्ट, आई विल फाइट। लॉ में भी क्या लिखा है कि एसएससी कोऑपरेट ना करे तो एओ को अपना जजमेंट बेस्ट मैनर में अप्लाई करना चाहिए ना। लेकिन एसएससी का आर्ग्यूमेंट क्या होगा कि आपने जजमेंट कुछ भी रैंडम जजमेंट लगा दिया, गैस वर्क कर दिया है, योर जजमेंट इज नॉट बेस्ट, आई विल फाइल एन अपील। तो अपील करने का उधर भी राइट होता है अपने को। इन शॉर्ट, मेरी ड्राइंग पे मत जाओ, कहने का मतलब है कोई भी असेसमेंट हुआ, वेदर इट इज रेगुलर, बोल बेस्ट जजमेंट, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, इफ द असेसर इज नॉट सेटिस्फाइड ही कैन फाइल एन अपील। और फर्स्ट अपील फाइल कहां होती? सीटा में, विद इन 30 डेज फ्रॉम, बोल के याद कर लो, पहले ही बता रहा, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड। उससे मैंने कैसे फील दिया था? जैसे ही नोटिस ऑफ डिमांड आता है ना, उसके 30 दिन में टैक्स भी भरना पड़ता है, और उसी 30 दिन में अपील भी करनी पड़ती है, और अपील के कागजात सीटा में जमा करने पड़ते हैं।
अब वो कागजात में क्या क्या सबमिट करना पड़ता सब आएगा बाद में, ट्रेलर चल रहा है। तो सीटा में अपील फाइल कर दिया, फिर सीटा अपना फैसला सुनाएगा। फैसले का एक कॉपी एसएससी को देना पड़ेगा, दूसरा कॉपी सीआईडी को देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एसएससी जीत गया तो एसएससी की जीत इस डिपार्टमेंट की हार, एंड हारे हुए डिपार्टमेंट को लड़ने का मन हो सकता है ना, लेकिन लड़ने का डिसीजन कौन लेता है? सीआईटी। दैट्स व्हाई वन कॉपी इज गिवन टू सीआईटी। एंड फिर एसएससी और सीआईटी में द वन हु इज नाखुश will file an appeal to ITAT, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मतलब ये कोर्ट होता है, लेकिन इस कोर्ट में खाली इनकम टैक्स से झगड़े होते हैं। और ये आईटैट भी अपना फैसला सुना देगा। फैसला कितने टाइम में सुनाएगा ये सब बताया नहीं मैंने। फैसला सुनाएगा और फैसले की एक कॉपी एसएससी को मिलेगी, एक कॉपी सीआईटी को। अब इनमें से जो नाखुश है उसको एक बार होल्ड करके सोचना पड़ेगा कि मैं क्यों दुखी हूं। अगर मैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को लेके दुखी हूं, दी एंड, केस खत्म। और अगर दुखियारे को लग रहा है नहीं ये कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं है, ये तो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो उसको लेके दुखी है, तो ही कैन गो टू हाई कोर्ट विद इन 120 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ आईटैट्स जजमेंट। एंड फिर हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। फैसले की एक कॉपी एसएससी को मिलेगी, एक कॉपी सीआईटी को। इन दोनों में से जो नाखुश है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा विद इन 90 days फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ हाई कोर्ट जजमेंट। एंड फिर सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला सुनाएगा, एक कॉपी एसएससी को, एक कॉपी सीआईटी को। इनको रिपीटेडली हो रहा है, एक कॉपी एसएससी, एक कॉपी सीआईटी। तभी तो केस लॉस को हम ऐसे रीड करते हैं, एसएससी वर्सेस सीआईटी। ऑल केसेस आर रेड लाइक दिस, एसएससी वर्सेस सीआईटी। एंड फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के बाद दी एंड। ये चैप्टर का ट्रेलर था, है ना। इतना पहले लिखते फिर एक्चुअल चैप्टर चालू होगा, पिक्चर का नाम वाम आके पिक्चर चालू होगी, राइट। नहीं मैं सिखाया नहीं भाई, मैंने क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और नहीं, नींद के नशे में ऐसा लगा होगा शायद खत्म हो गया पॉइंट, मेरा मिस हो गया होगा। मैं सुनो वापस कहना चाहता हूं, सुनिए, सुनो। आयुष जी, भारदेव, देखो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, मैंने सिखाया कि बाकी है, बाकी है। क्योंकि क्या इसके एक्सपीरियंस जाऊंगा ना तो ये फ्लो टूट जाता ना एक बार, इससे मैंने इसको होल्ड पे रखा है। और फिर ये भी तो सिखाना बाकी है कि इधर दी एंड क्यों हो रहा है ना। ऐसे तो बहुत सारी चीज बाकी है, लेकिन इस फ्लो चार्ट की ये वाली चीज मैंने पेंडिंग रखी है। अब वो तो ऐसे तो बहुत कुछ है। अरे ये पूरे चैप्टर का सुनिए, ये पिक्चर पूरी खत्म हो गई, ट्रेलर हुआ है, ट्रेलर है अभी। ट्रेलर में मजा आ रहा है तो पिक्चर पूरा देखना पड़ेगा होता है ना ऐसे, ये तो टीजर था खाली, अभी एक्चुअल पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। हाँ ट्रेलर भी मैंने अधूरा बताया, ट्रेलर में ये बताना जरूरी था क्या, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ, बट इट इज, आई विल एक्सप्लेन। एक बार लिखो ना, थोड़ी हलचल होगी, नींद वींद उड़ानी पड़ती बीच बीच में यार, नींद आ जाती है। एक नया पेज लो। अरे इवन दो इस चैप्टर की कुछ कुछ चीजें बाकी है ना, यू डोंट हैव टू लीव एनी पेज, डायरेक्टली टेक अ न्यू पेज एंड स्टार्ट। और सुनो, चैप्टर की हेडिंग में 5-6 लाइन मत खर्च कर देना बड़ी हैंडराइटिंग में, क्योंकि फ्लो चार्ट को जगह लगेगी। ऑलमोस्ट अ पेज विल गो इन दिस फ्लो चार्ट, तो इट्स बेटर यू राइट ऑन द टॉप मार्जिन। नेम ऑफ द टॉपिक इज, सुनो, अपील्स, कॉमा, रेफरेंस एंड रिवीजन। चैप्टर का हेडिंग है, अच्छी तरह लॉन्च करना बड़ी हैंडराइटिंग में। अपील्स, कॉमा, रेफरेंस एंड रिवीजन।
स्टार्ट यहाँ से वो गंदा था, अच्छी तरह बनाऊंगा, थोड़ा नीटली बनाना है अच्छी तरह। स्टार्ट विद दिस। फसाद की जड़ी मीटिंग है, ए और एसएससी के बीच में जो झगड़ा हुआ था वो झगड़ा बढ़ गया है। एकदम बड़ी बड़ी जगह यूज कर करके मत लिखना, पता चला फ्लो चार्ट का फ्लो टूट जाएगा। ये देखो, ये जो एरो खींच रहा हूँ ना, ये देखो, ये एरो को एकदम ज्यादा लंबा भी मत लेना और एकदम ज्यादा कंजूसी की भी कर जरूरत नहीं है। कितने लोग एकदम छोटा छोटा करते, पता आधे पेज फ्लो चार्ट खत्म हो जाता है। नॉर्मल साइज का एरो ये। आई विल डू कंजूसी क्योंकि मेरे पास कट टू कट जगह है। ये देखो, इधर खत्म भी नहीं हो पाया था प्रॉपरली। ओके, टेल मी, अभी एसएससी दुखी है तो क्या करेगा? हाँ, अब देखो, रेड पेन में मुझे खाली इतना ही चाहिए, सीटा, आईटैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो हियर यू विल राइट, देखो, रेड पेन कैपिटल लेटर्स में, अपील टू सीटा। थर्टी डेज कहां से लिखना है, कहां से गिनना है, वो डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। ये पूरा चैप्टर और डिटेल में घुस घुस के होने वाला है। राइट नाउ बाजू में लिख दो 30 डेज, खाली मन ही मन याद रखो। 30 डेज कैसे गिना था? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस और डिमांड। नोटिस और डिमांड मिला, उसके 30 दिन में टैक्स भी भर दो और वही 30 दिन में अपील भी फाइल कर दो। सीटा अपना फैसला सुनाएगा। देखो, फैसला आ रहा है, फैसला, ये देखो एरो का मतलब क्या है? जजमेंट दे रहा है अपना। जजमेंट मतलब ऑर्डर, एंड उसकी एक कॉपी एसएससी को मिलेगी, दूसरी कॉपी सीआईटी को। एसएससी एंड सीआईटी, दोनों को कम्युनिकेट करना पड़ता है, वो तो जज लोग का फर्ज है। सीटा को ड्यूटी दी है कि जजमेंट देते ही जजमेंट की एक कॉपी एसएससी के पास पहुंचाओ, दूसरा कॉपी सीआईटी। तुम लोग मेरे को देख के कंजूसी मत करना, क्योंकि मेरे पास बहुत कम जगह है। यू विल हैव सफिशिएंट प्लेस, डोंट वरी। फिर इन दोनों में से जो क्या नाखुश है विल गो टू आईटैट। अपील टू आईटैट। एंड आईटैट में अपील करने का टाइम क्या था? 60 डेज। कहां से था? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सीटास जजमेंट।
अभी भी आधा पेज बचा है, मतलब जगह है सफिशिएंट, टेंशन मत लेना। फिर आईटैड अपना फैसला सुनाएगा, देखो फैसला फैसला, यानी कि आईटैड ने ऑर्डर पास किया अपना, एंड वही फैसले की एक कॉपी एसएससी को देंगे, एक कॉपी सीआईटी। इन दोनों में से जो नाखुश है, टेल मी, आईटैड का जजमेंट होते ही सीधा हाईकोर्ट भाग सकते? नहीं, इधर चेक करना पड़ता है क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये सिखाना बाकी है, लिखाने के बाद सिखाता हूं। इफ इट इज, ये शॉर्ट फॉर्म लिखो चलेगा, फुल फॉर्म सब आने वाला है अभी। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो दी एंड हो जाएगा, केस खत्म, खत्म मतलब खत्म, दी एंड। वाई दी एंड सिखाना बाकी है। फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ, इसमें केस खत्म के चल रहा है अभी भी, चल रहा है अभी भी। क्वेश्चन ऑफ लॉ में दी दुखियारा विल गो टू हाई कोर्ट। अभी देखो हाई कोर्ट जाते हैं ना तो क्या लिखते हैं, देखो रेफरेंस टू हाई कोर्ट, क्या लिखा है, रेफरेंस टू हाई कोर्ट। वी डोंट से अपील टू हाई कोर्ट, वी से रेफरेंस टू हाई कोर्ट। वाई रेफरेंस, ये पॉइंट भी सिखाना बाकी है। और हाई कोर्ट जाने के लिए टाइम क्या है, 120 डेज था वो। वन ट्वेंटी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ हाई कोर्ट जज, सॉरी आईटैट्स जजमेंट, आईटैट्स जजमेंट से 120 डेज। एंड फिर हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट भी अपना फैसला सुनाएगी। फैसला मतलब ये देखो ऑर्डर, एंड ऑर्डर का वन कॉपी विल बी गिवन टू एसएससी, वन कॉपी विल बी गिवन टू सीआईटी। लड़ाई हमेशा दो जन के बीच में होती है ना, तो दोनों को जजमेंट का कॉपी देना पड़ता है। एक्चुअली द लड़ाई इज बिटवीन एसएससी एंड गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, सीआईटी। ये भूलना मत, सीआईटी इज रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट। तो एक कॉपी एसएससी को दिया, एक कॉपी सीआईटी। एंड फिर इन दोनों में से जो, ये देखो ना खुश है, विल फाइल केस टू सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो क्या बोलना चाहिए, रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट। रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाने का टाइम भी क्या था, 90 डेज था इधर, 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ हाई कोर्ट जजमेंट। फिर अगेन सेम क्या, और अभी सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगी, अपना फैसला सुनाएगी।
फैसला मीन्स ऑर्डर, एंड अगेन ऑर्डर का 1 कॉपी विल बी गिवन टू assessee, 1 copy will be given to CIT. अभी इमोजी बना के मतलब नहीं, क्योंकि अभी इमोशंस का कोई मतलब ही नहीं है. अभी अच्छा लगा बुरा लगा जैसा भी लगा खत्म हो गया अभी. हाँ, दी एंड. तो इधर क्या आएगा? दी एंड, केस खत्म. रेड में टोटल 4 चीज दिखनी चाहिए थी. देखो, सीटा, आईटैट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. क्या हो गया? हाँ, तो चलते रहता है ना, कभी तू जीता कभी मैं हारा. हाँ, चलते रहता है. अरे समझा ना उसका डाउट क्या है. सी, जीत थोड़ी हमेशा एक ही जन की होगी. जैसे सी इतना पक्का है, अपील की जंग छेड़ता सी है. अपील की जंग छेड़ता सी है, और बाद में कोई भी जीत हार सकता है. हो सकता है असेसी स्टार्टिंग में जीत गया, डिपार्टमेंट हार गई थी, फिर डिपार्टमेंट जीत गया, असेसी हार गया. तो हार जीत चलते रहता है. इसलिए हर जगह रूल क्या है? जो जीता वो मजा कर, जो हारा वो आगे जा. आगे क्या है? हाईटेड है तो आगे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट है तो आगे सुप्रीम कोर्ट. इसे जीता हुआ जीत के बैठ जाता है. लेकिन सी जीते हुए की जीत फाइनल थोड़ी होती है. जब तक सामने वाला आगे लड़ रहा है तो जीतने वाला भी टेम्पररी जीता. अरे कभी असेसी जीत जाता है तो उसको जीत को परमानेंट गिनना चाहिए क्या? ओके, मेरे को बताओ. चलो, असेसी सीटा में गया, सीटा में जीत गया, तो अभी उस असेसी को भी क्या सोचना चाहिए? भाई मैं तो जीत गया हूं, अभी गवर्नमेंट काउंटर अपील, क्या बोलते हैं इसको, काउंटर अपील की तो. लेकिन ठीक है ना, करेगी तो भी 60 दिन का ही टाइम है ना. थोड़े टाइम में तो क्लैरिटी आ जाएगी ना. क्योंकि सी जो भी दुखियारा उसको काउंटर अपील करने का लिमिटेड टाइम दिया है. जैसे असेसी सीटा में जीतता है तो डिपार्टमेंट आईटैट में जाएगी तो कितने दिन में? 60 दिन में ना. 60 दिन में नहीं गए तो केस खत्म. ये तो असेसी बोले यस जीत गया, मैं खत्म हो गया केस ही. तो इसलिए सामने वाला काउंटर अपील कर रहा है कि तब तक वेट करो. अगर नहीं कर रहा है तो अपनी जीत फुल एंड फाइनल जीत होगी वो. बट दिस जीत हार कैन कीप चेंजिंग. फिर लुक हियर, इधर देखो जल्दी. क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब क्या होता है मालूम है? फील द वर्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. मतलब इधर सच झूठ का पता लगाना है. और इधर कुछ ऐसी लड़ाई है जिसमें अपने को सच क्या है झूठ क्या है वो पता लगाना है. एग्जाम्पल सुनो. असेसी का आर्ग्यूमेंट है कि सर जी मेरे को नोटिस ही नहीं मिला था, और मेरे पे इल्जाम लगा दिया कि तूने नोटिस का जवाब नहीं दिया, हम बेस्ट जजमेंट करेंगे. अरे नोटिस मिला ही नहीं मेरे को. अरे असेसी का आर्ग्यूमेंट है कि मुझे नोटिस जो देनी चाहिए थी, मुझे नोटिस मिली ही नहीं थी. और ये क्या बोला? झूठ मत बोला, झूठे, तेरे को नोटिस मिली थी. तो अभी झगड़ा क्या हो रहा है? झगड़ा किस बात पे हो रहा है बताओ? नोटिस मिली थी कि नहीं मिली थी. अब जज परेशान हो गया. जज बोल रहा है, अभी ये बोल रहा है नोटिस मिली थी, ये बोला नोटिस नहीं मिली थी. अभी कौन सच है कौन झूठ है क्या पता लगाए? तो सच झूठ का पता लगाना है. क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. फैक्ट मतलब सच्चाई क्या है वो फाइंड आउट करनी है. अरे क्वेश्चन मतलब सवाल उठाया ना जज के सामने. एक बोल रहा है कि मुझे नोटिस नहीं मिला था, दूसरा बोल रहा है नहीं झूठे, मैंने तो नोटिस भेजी थी, तुझे नोटिस मिली, तू घर पे नहीं था, तेरी बीवी ने नोटिस रिसीव की थी, झूठ बोल रहे तू. अभी इधर कोर्ट लोग को क्या पैसा सुनाना है कि सच क्या है झूठ क्या है? अब बताओ, सुनो इधर देखो. क्या इसके लिए कोर्ट लोग ऐसा करेंगे, इनकम टैक्स एक्ट की बुक खोलेंगे? फील करो, इनकम टैक्स एक्ट खोला जा रहा है कि असेसी को नोटिस मिला था कि नहीं, ये एक्ट में लिखा होगा. इज इट अ क्वेश्चन ऑफ एक्ट? नो, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. इसे एक्ट को साइड में रख, कार्रवाई करो. स्पीड पोस्ट में इंक्वायरी करना पड़ेगा. स्पीड पोस्ट डिपार्टमेंट, अरे यूजुअली नोटिस बहुत बार घर पे आती है ना, तो स्पीड पोस्ट से आती है. ईमेल से आया तो ईमेल से आया, लेकिन फिजिकली नोटिस आया होगा तो कैसे आता है? बाय स्पीड पोस्ट. तो स्पीड पोस्ट डिपार्टमेंट से पूछताछ करनी पड़ेगी. मतलब सोचो ना, इनकम टैक्स एक्ट की बुक इधर हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एक्ट. एक्ट का क्वेश्चन नहीं है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट.
अरे मतलब व्हाट इज नॉट एक्ट इज अ फैक्ट। तो इधर एक्ट नहीं देखना है, इधर अपने को इंक्वायरी करनी पड़ेगी स्पीड पोस्ट डिपार्टमेंट में। एंड फिर सुनो, स्पीड पोस्ट डिपार्टमेंट से मालूम पड़ा, हाँ सीसी के घर पे 4 जून को नोटिस लेके गए थे हम, वो था, वो तो नहीं था, उसकी बीवी ने रिसीव किया था, उसका साइन वाइन है। अरे स्पीड पोस्ट से कोई लेटर आता है तो एक्नॉलेज होता है पूरा, तो वो स्पीड पोस्ट डिपार्टमेंट से कोर्ट लोग वाले, ओ मतलब नोटिस मिला था तो असल से झूठ क्यों बोल रहे? तो देखो सच झूठ का फैसला हो गया ना। इसलिए कभी भी सच झूठ का पता लगाना होता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। फिर सुनो एक और केस है, हाँ तुम्हारा इतना पार्ट देख लेना। सी वन मोर एग्जाम्पल, एक ट्रस्ट का आर्ग्यूमेंट था कि हम लोग चैरिटेबल है। एक ट्रस्ट का, अरे चैरिटेबल ट्रस्ट होती है ना, अरे चैरिटेबल ट्रस्ट को अगर चैरिटेबल का खिताब मिलता है तो उनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। यू नो वन थिंग, चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑलमोस्ट सब इनकम एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन कभी कभी झगड़ा किस बात पे होता है में, कि वो लोग सच में चैरिटेबल ट्रस्ट है कि बोगस ट्रस्ट है। अरे कोई ट्रस्ट सच में चैरिटी करने वाली जेन्यून समाज सेवा वाली ट्रस्ट है कि बोगस है, उस पर झगड़ा हो रहा है। मीन्स इमेजिन इनकम टैक्स वालों ने क्या इल्जाम लगाया है कि तुम लोग फालतू ट्रस्ट हो, तुम लोग कोई समाज सेवा करते हो, लल्लू बना रहे हो। और ट्रस्ट बोले नहीं हम लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं, हम लोग तो समाज सेवा करते। अब मेरे को बताओ ये केस का फैसला कैसे होगा कि ट्रस्ट सच में जेन्यून चैरिटी करती है कि बोगस है? इधर क्या पता लगाना है, सच क्या झूठ क्या है? अरे जब सच झूठ का पता लगाना होता है उसको बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब बताओ इसके लिए कोर्ट लोग क्या इनकम टैक्स एक्ट की बुक खोलेंगे? चलो इनकम टैक्स एक्ट में सब सेक्शंस खोल के देखते हैं, पता चलेगा कि वो ट्रस्ट सच्ची है कि झूठी है। अरे वो दुनिया में करोड़ों ट्रस्ट है, कोई ट्रस्ट सच्चा है झूठा है वो थोड़ी एक्ट में लिखा होता है। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एक्ट, इधर एक्ट की बुक देखने का ही नहीं होता है। अरे मतलब लॉ रेफर नहीं करना पड़ता है, इधर अपने को डिटेक्टिव गिरी करना पड़ता है, एक दो आदमी को भेज के देखना पड़ेगा कि वो ट्रस्ट क्या कैसे ऑपरेट हो रही है। मालूम पड़ा हाँ यार ये तो बोगस ट्रस्ट है, ये तो उल्टे सीधे काम करती है, तो इधर इन्वेस्टिगेशन करके फाइंड आउट करना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन, डिटेक्टिव गिरी, पूछताछ, तो इसको बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। एक और एग्जांपल, एसएससी बोलता है मेरे को अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ड दिया ही नहीं। आपके कानून में जगह जगह पे लिखा है कि एसएससी शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ड, बट आई वाज नॉट गिवन एनी अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ड। और ये वो बोल रहा है झूठे, झूठ मत बोल, मैंने तेरे को बोलने का चांस दिया था, मैं तेरा सुना भी था। अब ये आर्ग्यूमेंट हो गया। अब इस आर्ग्यूमेंट का पता कैसे चलेगा? इसके लिए कोई लॉ रेफर करना पड़े, ये थोड़ी कानून में लिखा होता है। अरे ये तो इंसिडेंट्स है ना यार, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था वो तो क्या फैक्ट्स है, तो फैक्ट्स ऑफ द केस थोड़ी लॉ के अंदर लिखे होते। तो इधर भी बाद में क्या, इधर एट द मोस्ट क्या ड्रिल करना पड़ेगा। इन लोग पूछेंगे असर सच्ची सच्ची बोलते को अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ड नहीं मेरे को नहीं मिला था, ये वो बोलेगा ये देखो उसने जो जो बोला था मैं लिख के भी रखा था। अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ड में एसएससी को बोलने का मौका मिलता है ना, उससे जो कुछ भी लिखा था मैंने देखो सब जॉट डाउन करके रखा है, झूठ बोल रहा है वो। एक लेवल क्या झूठ सच मानने पड़ता, जज लोग को अपना विजडम यूज करना पड़ता है, ये आदमी झूठा लग रहा है ये सच है। पर जो भी है इधर फैसला क्या कर रहे हैं हम लोग, सच झूठ का। एक्चुअली पता बॉलीवुड की मूवीज में जो भी केस हमने देखे ना आज तक तुम लोग ने रियल केस तो देखे नहीं होंगे, पिक्चरों में ही देखे। पिक्चर में एक कटघरे में खड़ा होता है, दूसरा एक कटघरे में खड़ा होता है, जज वो सब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स ही तो होता है। खून किसने किया था, मौका वारदात पे कौन था, तुम कितने बजे पहुंचे थे, वो टाइम तुम वहां नहीं थे। तो वो पिक्चर में जो केस देखते वो सब क्या होता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्योंकि देयर वी ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज अ सच एंड व्हाट इज अ झूठ। तो इसको बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। और पता है ये केस इधर दी एंड की हो जाता है, ये बहुत चिंदी लड़ाई है, इसको ज्यादा घसीट के मतलब नहीं है, इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है। इसको चिंदी लड़ाई क्यों बोली है, क्योंकि इधर कोई सुपीरियर बोलते हैं ना सुप्रीम नॉलेज की जरूरत नहीं है, इधर तो क्या डिटेक्टिव गिरी करनी है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को सच झूठ का पता लगाना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज कौन एब्सेंट है, कानन, इधर स्टूडेंट एब्सेंट है ना। अब क्या है वो एब्सेंट क्यों है पता नहीं, वो शायद बोल सकते मैं बीमार थी। अब वो बीमार थी कि जेन्युइनली ऐसी छुट्टी मारा है, वो मुझे सच झूठ फाइंड करना, तो ये तो काम तुमको भी दे सकता हूं मैं। अरे मतलब ये ऐसा काम है ना, मतलब इसके लिए कोई सुप्रीम
नॉलेज नहीं चाहिए, कानून के ग्रंथ पढ़े हुए रहना चाहिए, ऐसा थोड़ी है। अरे मेरे को बताओ, वो कोई सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, तुमको भी अगर काम पे लगाओ ना, थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन पता करके पता कर सकते हो, नहीं झूठ है, उसका कोई बीमार नहीं थी, वो छुट्टी मारा उसने। तो मतलब ये ऐसी चीज है ना जिधर अपने को डिटेक्टिव गिरी करनी है, वेर यू डोंट रिक्वायर सुप्रीम नॉलेज ऑफ द लॉ। सी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को हम लोग सलाम क्यों ठोकते बताओ? बिकॉज ऑफ द नॉलेज ऑफ द लॉ। लेकिन इधर लॉ का ज्ञान थोड़ी दिखाना है। अरे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में तो लॉ की किताब को देखते भी नहीं है, पूछताछ करते, डिटेक्टिवगिरी करते। जैसे वो अभी निकल गया ना, कौन गया, कार्तिक चला गया, अब उसको ऑफिस का काम है, कुछ और लफड़ा है, डाउट जा सकता है, डेट पे जा रहा होगा तो अब वो सच झूठ फाइंड, मेरे को पता इसमें कोई नॉलेज की जरूरत है, ये तो डिटेक्टिवगिरी करना है। अब डिटेक्टिवगिरी तो कोई भी कर सकता है ना। अरे कहने का मतलब इसको दी एंड क्यों करवा दिया है? अरे मतलब सच झूठ के लिए सीटा ने दिमाग लड़ा लिया, आईटैड ने लगा लिया, खत्म। अभी क्या है, जैसे वो कार्तिक क्यों गया अभी लेक्चर से जल्दी क्यों निकला है, उसका सच फाइंड आउट करने के लिए एक दो प्रूफ आ गए तो खत्म हो गया ना। अब बोले नहीं वो सच नहीं है, सच कुछ और है। अब इसमें और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती है। एक्चुअली तो क्या सच झूठ ये लेवल पे मालूम पड़ जावे। अरे सीटा भी एक बार बता सकता है ना। जैसे मेरा एग्जाम्पल, नोटिस मिला था कि नहीं मिला था, तो सीटा ने स्पीड पोस्ट डिपार्टमेंट से पता लगा लिया क्या कि नोटिस उसके घर पहुंची थी, तो बात खत्म ही हो जानी चाहिए ना। फिर भी चलो हम लोग क्या सोचते, क्या कभी कभी कोई कोई फैक्ट्स ना इतना इजीली डिस्कवर नहीं होता, चलो आईटैड को भी मौका देते हैं। लेकिन आईटैड जैसी बड़ी हस्ती ने डिस्कवर कर लिया कि सच्चाई ये है कि ये ट्रस्ट बोगस है, इसके आगे कोई हमको बहस नहीं चाहिए, खत्म। अब ये चिंदी बातों में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं करना है तो चिंदी बात ना, नहीं सच्ची सच्ची बोल, तू झूठ बोल रहा है, तू सच बोल रहा है, ये बच्चों वाली लड़ाई है एक्चुअली, सच बोल झूठ बोल। तो ये सब क्या आईटैड के लेवल पे केस खत्म हो जाता है। हाँ, जिधर लॉ का दिमाग लड़ाना पड़ता है ना, तो लॉ ऐसी चीज है ना, उधर इंटरप्रिटेशन होता है, एक्ट के इस सेंटेंस का मतलब क्या निकलता है, ये सेंटेंस का मतलब क्या है, नॉट विथ स्टैंडिंग करके लिखा है तो उसका मतलब क्या है, प्रोवाइडेड फर्दर, प्रोवाइडेड ऑल्सो, अरे लैंग्वेज है लॉ की, ऐसा लिखा है तो उसका क्या मतलब निकलता है। तो ये सब दिमाग तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ही लगा सकती है ना। इससे क्वेश्चन ऑफ लॉ विल गो टू हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। सी इसके तो मैंने 3 एग्जाम्पल दे दिए, इसके एग्जाम्पल तो अभी 3 एग्जाम्पल क्या दिए थे मैंने, एक एग्जाम्पल दिया ना, नोटिस मिला ही नहीं था मेरे को, बोले झूठे, मिला था, सच सच बोल मिला था देखो। दूसरा, एक चैरिटेबल ट्रस्ट बोले, हम लोग तो चैरिटी करते, हम लोग तो अच्छे, लेकिन इनकम टैक्स वाले झूठे, काय का चैरिटी करते, लल्लू बनाते तुम लोग। दूसरा, और एक अपॉर्चुनिटी मिला ही नहीं, बोले झूठे, तेरे को बोलने का बहुत मौका मिला, तूने बोला था, मैं लिखा भी था सब। मतलब ये एग्जाम्पल दिया ना, क्वेश्चन ऑफ लॉ का एग्जाम्पल क्या है, मतलब ऐसी कोई चीज जिसका जवाब कानून खोल के मिलेगा। जैसे इमेजिन एक असेसी का एसेट भाड़े का एसेट है, एंड ही वांट्स डेप्रिसिएशन ऑन भाड़े का एसेट। अरे असेसी क्या क्लेम, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये मेरी क्लासरूम है ना, मैंने रेंट पे ली है, और मैं कह रहा हूं, क्लेम करो नहीं मुझे इस क्लासरूम पे डेप्रिसिएशन चाहिए, मैं दिन रात एक क्लासरूम मेरे बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं, आई वॉन्ट डेप्रिसिएशन ऑन दिस क्लासरूम। अरे मैं डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा हूं, जबकि मैं इस क्लास का, एक्चुअली क्लास मतलब 4 दीवार छत को बिल्डिंग बोलते हैं, बिल्डिंग पे 10% डेप्रिसिएशन आता है बाय द वे। एनी बिल्ट स्ट्रक्चर इज एलिजिबल फॉर 10% डेप्रिसिएशन। इमेजिन मैं बच्चों से जिद पे लेके बैठ गया, अरे ये क्लास तो मैं बिल्डिंग है, मेरी बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, मुझे तो डेप्रिसिएशन चाहिए, जबकि मैं ओनर ही नहीं हूं। और इनकम टैक्स वाले क्या बोल रहे, भाई तू ओनर नहीं है, ओनर नहीं होता तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। बाय द वे रूल है कि इनकम टैक्स पे, हाँ, डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए असेसी शुड बी द ओनर, यू शुड नॉट बी भाड़ूत्री, बिकॉज इफ यू आर भाड़ूत्री यू पे भाड़ा ना, तो भाड़े का खर्चा डिडक्शन ले रहा है तू, ओनर होगा तो ही डेप्रिसिएशन मिलता है। लेकिन मैं फिर भी जिद कर रहा हूं बच्चों वाले, क्या नहीं नहीं ओनर नहीं, मैं बिजनेस पे यूज कर रहा हूं ना क्लास, तो मुझे डेप्रिसिएशन चाहिए। अब बताए ऐसा कोई झगड़ा हो गया तो कोर्ट लोग को क्या करना पड़ता है, अरे इधर ये थोड़ी फाइंड करना है सच्ची सच्ची बोलते को डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए कि नहीं। अरे वो आप बताओ ना यार, इसमें सच झूठ थोड़ी पता लगाना है। माई स्टैंड इज आई वॉन्ट डेप्रिसिएशन, तो भी कोर्ट लोग क्या करेंगे, देखो सेक्शन 32 खोलेंगे। सेक्शन 32 क्या मालूम है, डेप्रिसिएशन का सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट में, सेक्शन 32। तो इन लोग किताब खोले, कौन सी, इनकम टैक्स एक्ट 1961, लॉ खोल रहे, लॉ देखो, क्वेश्चन ऑफ लॉ, और उसमें सेक्शन 32 में लिखा है
assessee will get depreciation only if he is the owner. तो देखो उधर पॉइंट आउट, देखो कानून में क्या लिखा है, ओनर होगा तो डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो ओनर नहीं है ना, नहीं मिलेगा। मतलब जजमेंट देने के लिए लॉ का सहारा लेना पड़ा, इसलिए इसको बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ था ये। अरे लॉ देखे बिगर ऐसे डिटेक्टिव गिरी से जवाब देना पड़ता है तो वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है, ये तो क्वेश्चन ऑफ लॉ था। कोई मैंने बहुत सिली एग्जांपल दी, इस पे कोई केस भी नहीं करता है, सारा जहां जानता है कि डेप्रिसिएशन चाहिए तो असेसी शुड बी द ओनर। ये खाली एग्जांपल था जस्ट टू मेक यू फील कि डेप्रिसिएशन देना है कि नहीं देना है, दैट डिपेंड्स अपॉन सेक्शन 32। और सेक्शन 32 को पढ़ के हम जजमेंट डिलीवर कर रहे हैं ना, तो हम सेक्शन पढ़ के डिलीवर कर रहे हैं जजमेंट। सेक्शन मतलब लॉ, और जब लॉ को रेफर करके जजमेंट देते तो क्या होते हैं, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। फिर एक और एग्जांपल, कोई खर्चा कैपिटल है कि रेवेन्यू नेचर। अरे कोई खर्चा कैपिटल है कि रेवेन्यू, वो भी क्वेश्चन ऑफ लॉ हो जाता है। अरे इधर थोड़ी एसएससी को पूछेंगे सच से सच्ची बोल कैपिटल है कि रेवेन्यू, अरे इधर सच झूठ का पता नहीं लगाना है, दिमाग लड़ाना कि ये खर्चा कैपिटल है कि रेवेन्यू। और पता है रेवेन्यू कैपिटल डिसाइड करने की कुछ लीगल प्रिंसिपल्स है, जैसे इफ एन एसेट कम्स टू एन एग्जिस्टेंस इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अरे होता है ना बहुत, कुछ टेस्ट है ना यार, रेवेन्यू कैपिटल जज करने के लिए देर आर सर्टन टेस्ट, और वो टेस्ट भी नॉलेज से निकलता है ना। तो अगर कोर्ट लोग के अच्छा नॉलेज है तो इन लोग टेस्ट को अप्लाई करके जजमेंट दे पाएंगे। इधर कुछ पूछताछ नहीं करनी है, इधर यू हैव टू डिसाइड वेदर इट इज रेवेन्यू और कैपिटल, यू हैव टू यूज सम लीगल प्रिंसिपल्स। इसमें भले इनकम टैक्स एक्ट की बुक नहीं देखनी पड़े, लेकिन लीगल प्रिंसिपल्स होते कुछ, तो सी कभी भी कोई एक्ट रिफर करना पड़े या फिर एक्ट ना भी रिफर करना पड़े तो कोई लीगल प्रिंसिपल्स को लॉ का नॉलेज यूज करके जजमेंट देना पड़ रहा है ना, देन इट इज क्वेश्चन ऑफ लॉ। जैसे सी वो जो था ना सन इंजीनियरिंग का, वो सन इंजीनियरिंग में एसएससी ने क्या क्लेम किया था, मैं पहले कुछ बेनिफिट्स लेना भूल गया था, मुझे चाहिए, तो अभी उस पर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट था वो। अरे एसएससी का आर्ग्यूमेंट क्या था कि उन दिनों में मैं कुछ सेट ऑफ लेना भूल गया था, मुझे मेरा सेट ऑफ दे दो, मैं तो भूल के बैठ गया था, लेकिन उन दिनों का केस खोला है तो भी पूरा खोलो। तो मेरे को बता, इधर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते टाइम कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का नॉलेज यूज किया था? अरे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और सुप्रीम कोर्ट तो पहुंचता ही नहीं पहले तो। अरे वो क्वेश्चन ऑफ लॉ था, क्योंकि उधर सुप्रीम कोर्ट को अपना नॉलेज देना पड़ा। भाई ये 147 का इंटेंशन क्या है, इफ समथिंग इज एस्केप विल कैच देम, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट योर बेनिफिट्स हियर। ये एक्ट में कहीं लिखा भी नहीं तो भी नॉलेज से जजमेंट। अरे मैं ये बोलना चाह रहा था, कोई कोई चीजों का एक्ट में भले जवाब नहीं हो लेकिन लीगल नॉलेज लगाना पड़ता है कि ऑब्वियसली यार जब इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का नाम ही है कि एस्केप्ड चीजों का असेसमेंट है, तो जो एस्केप्ड चीजें उसी पे अटैक करेंगे ना। तू कुछ भूल गया था, तेरा ये बाकी था, उसका बेनिफिट तेरे को थोड़ी मिल सकता है। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट दी थी ना, ये भी क्या था, क्वेश्चन ऑफ लॉ था कि लीगली उसको बेनिफिट्स मिलना चाहिए कि नहीं। इन शॉर्ट से ब्रॉडली अपने को खाली फील लेना है कि इधर क्या होता है इधर क्या होता है, बाकी एग्जाम में इन लोग कोई सिचुएशन डाल के नहीं बोलेंगे बता स्टूडेंट ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ, इसमें क्वेश्चंस नहीं आता। ये तो खाली अपने को फील करना है कि दुनिया में दो टाइप की लड़ाइयां होती है, एक तो चिंदी लड़ाई होती है, उसमें यही आर्ग्यूमेंट सच्ची सच्ची बोल, तू झूठ बोल रहा है मैं सच बोल रहा हूं, तू झूठा कि मैं सच्चा। जब सच झूठ का पता लगाना होता है तो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। और उधर तो क्या सीटा भी एक बार डिसाइड कर ले तो फुल एंड फाइनल हो जाता है, फिर भी चलो आईटैट को बोला तू डिसाइड कर, और एक बार आईटैट ने डिसाइड किया तो केस खत्म हो जाना चाहिए। इधर यू डोंट हैव टू वेस्ट द टाइम ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। हाँ अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है यार ये सिचुएशन में क्या होना चाहिए यार, सोचना पड़ेगा, दिमाग लड़ाना पड़ेगा। जिधर दिमाग लड़ाना पड़ता है ना मतलब कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है। सी तुमने देख क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में अपने को यहाँ वहां पूछताछ कार्रवाई करनी पड़ती है, लेकिन क्वेश्चन ऑफ लॉ में कुछ इंक्वायरी नहीं करना, अपने को खाली नॉलेज यूज करना है। आइसोलेशन में किताब पढ़ने लॉ की, इसका मतलब हाँ ये जजमेंट है। तो वेर यू हैव टू यूज योर सुप्रीम नॉलेज एंड डिलीवर दी जजमेंट, देन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। और ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक एंटरटेन होता है क्योंकि नॉलेज के मामले में तो ये लोग बाप लोग है ना, तो इधर तक ये केस जा सकता है। तो राइट ये लिखना पड़ेगा ना क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के बारे में जो बताया मैंने।
ऐसे लिखो QOF, पहले शॉर्ट फॉर्म में लिखना जो लिखा था हमने, नॉर्मल पेन से लिखो, ये देखो QOF, और बाजू में फुल फॉर्म लिख देना, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इधर ये वर्ड को फील करो, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। सी क्वेश्चन क्यों बोलते हैं मैं, क्योंकि आज अगर मैं जज हूं ना तो मेरे सामने सवाल उठा है कि जज साहब आप ही बताओ क्या सच है क्या गलत है, तो यार डिसीजन मुझे देना पड़ेगा ना, तो मैं जो डिसीजन दूंगा वो मेरा आंसर है, लेकिन पहले मेरे सामने कोई क्वेश्चन खड़ा है ना, इसे बोलते हैं क्वेश्चन। और फैक्ट मतलब सच क्या है, एसएससी को नोटिस मिला था वो सच है कि उसको नोटिस नहीं मिला था वो सच है, तो फैक्ट फाइंड आउट करना है। ओके, लिखा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, अंडरलाइन करो, इसके नीचे लिखना, नॉर्मल पेन से लिखना है, इट इज अ क्वेश्चन विच इज, इट इज अ क्वेश्चन विच इज decided on the basis of रेड पेन से लिखो, इंक्वायरी स्लैश इन्वेस्टिगेशन, रेड पेन से लिखो ये सब, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन स्लैश एविडेंस, ये सब रेड में था, बराबर है ना। सी एविडेंस मिल जाता, देखो ये ट्रस्ट है कितने उल्टे काम के मालूम पड़ा है, ये चैरिटेबल नहीं है, एविडेंस से मालूम पड़ता है तो बोगस ट्रस्ट है। मतलब सच झूठ के लिए तो एविडेंस ही चाहिए ना, पिक्चर में दिखाते ना उसका खून हुआ था कि नहीं, किसने किया था खून, तो एविडेंस मिलते मालूम पड़ता है इसने खून किया था। तो क्या लिखा, इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस, ब्रैकेट में लिखो नॉर्मल पेन से, यर कॉमा देयर इज नो नीड टू रेफर, क्या लिखा हूं, देयर इज नो नीड टू रेफर द लॉ, मतलब कानून के बड़े बड़े ग्रंथ रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ती, नो नीड टू रेफर द लॉ, ब्रैकेट बंद करो, फिर हिंदी में लिखो उधर, यहां सच झूठ का पता लगाना है, पेंसिल से लिख दो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इधर लिखना है यहां सच झूठ का पता लगाना है, क्या लिखा, यहां सच झूठ का पता लगाना है, फिर नॉर्मल पेन से लिखना, एग्जाम्पल वेदर notice was received by the assessee or not, क्या लिखा, whether notice was received by the assessee or not, comma whether a trust is, क्या था एग्जाम्पल, whether a trust is charitable or not, अरे इस पे झगड़ा क्यों होता मालूम है ना, क्यों चैरिटेबल होता है तो उनकी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है, तो क्या लिखा, वेदर अ ट्रस्ट इज चैरिटेबल और नॉट, कॉमा वेदर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, वेदर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वाज गिवन और नॉट, एटसेट्रा, एटसेट्रा लिखना है, एटसेट्रा, फिर एक लाइन छोड़ के, और इधर केस दी एंड क्यों होता है समझा ना, क्योंकि इधर नॉलेज थोड़ी लगाना है यार, ठीक है ना, सच क्या है झूठ क्या है एक बार में मालूम पड़ जाता है, फिर उसमें कोई नॉलेज लगाना हो तो
सुप्रीम कोर्ट को इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? क्योंकि दे हैव गॉट फाड़ू नॉलेज। उनका नॉलेज मतलब सोचोगे ना, मतलब तुम लोग केस लॉस की दुनिया में जाओगे, मालूम पड़ेगा यार नॉलेज कितने लेवल तक जा सकता है यार। तो नॉलेज की जरूरत ही कब पड़ती क्वेश्चन ऑफ लॉ में? इधर नॉलेज क्या है, इधर तो किसी लेमैन को भी काम पे लगा दे ना, वो भी फाइंड आउट कर सकता है सच झूठ क्या है। ओके, फिर एक लाइन छोड़ के लिखना QOL एंड राइट देयर क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ लॉ। ओके, इसके नीचे लिखना नॉर्मल पेन से, it is a question which is decided by, रेड पेन से लिखना, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। क्या लिखा? इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। इंटरप्रिटेशन का मतलब ही लॉ की अंडरस्टैंडिंग से जजमेंट देना पड़ता है। अरे इंटरप्रिटेशन मतलब उसको अंडरस्टैंड करके जजमेंट देना पड़ता है। क्या लिखा? इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। फिर नॉर्मल पेन से लिखना और बाय अप्लाइंग, नॉर्मल पेन से और बाय अप्लाइंग। फिर रेड पेन से ना लीगल प्रिंसिपल्स / नॉलेज। नॉर्मल पेन से ब्रैकेट में लिखना here, comma, there is a need to refer the law / act / rules, ब्रैकेट बंद करो। एग्जाम्पल लिखना, example whether depreciation should be allowed or not, is a question of law. Which can be decided by referring, सोचो क्या लिखाऊंगा, which can be decided by referring section 32 of Income Tax Act 1961, full stop। ठीक है, अपने को इसमें और ज्यादा घुसना नहीं, मेन अपने को फील लेना है कि हाँ ये कैसे केस होते हैं, कैसे केस होते हैं। बाकी तुम लोग जो सुनो, अपना क्या बैच खत्म होता है, लास्ट क्लास में मैं केस लॉस पढ़ाता हूँ। हम लोग जो एक्चुअली केस लॉस पढ़ेंगे ना, जस्ट फॉर अवर एग्जाम पर्पस, दे आर ऑल क्वेश्चन ऑफ लॉ ओनली। ये तो क्या कभी कभी कोई जिंदी लड़ाई भी हो जाती है, नोटिस दिया ही नहीं था मेरे को, ये नोटिस मिला था, तो वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है। लेकिन अपने पढ़ाई में भी जो केस लॉस पढ़ने पड़ेंगे ना अपने को आगे जाके, वो सब क्वेश्चन ऑफ लॉ जैसी चीजें पढ़ने वाले हैं। और उसमें एग्जाम में सब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इसकी मैंने बात जरूर की है, लेकिन इसको अपने को ज्यादा एंकरेज नहीं करना, ये बहुत रेयर केसेस होते हैं। मोस्टली रियल लाइफ के केसेस आर क्वेश्चन ऑफ लॉ टाइप केसेस। ओके, अब सुनो, इधर मैंने रेफरेंस वर्ड क्यों यूज किया है और इधर अपील वर्ड क्यों यूज किया है, ये अपने मूड के हिसाब से नहीं कर रहा हूं मैं ऐसा। इधर अपील लिखना था, इससे अपील लिखा, इधर रेफरेंस। क्योंकि सी इधर है ना, अपील में ना थोड़ा लड़ाई का टोन साउंड करता है, मैं अपील कर रहा हूं। अरे ऐसे बोमा बोम कर रहे हम लोग, लड़ने का टोन साउंड हो रहा है। और पता है ये लड़ाई वाली टोन है ना,
सीटा और आईटेट के सामने तो ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने अदब से पेश आओ। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि सीटा और आईटेट है ना, इनकम टैक्स के लोग है और अपनी लड़ाई भी इनकम टैक्स वालों से, और ये लोग भी इनकम टैक्स वाले हैं। तो जो, अरे इनकम टैक्स वाले लोग क्यों बोला? फुल फॉर्म, फील द फुल फॉर्म, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स। इनकम टैक्स था, ये क्या था? इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। बोले ये लोग दोनों इनकम टैक्स के लोग हैं ना, और अपनी लड़ाई भी इनकम टैक्स के साथ है। तो जब हम लोग इनकम टैक्स वालों के जाते हैं ना, तो उधर अपना टोन एकदम एग्रेसिव होता है, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे को न्याय चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अपील वाले एकदम एग्रेसिव टोन यूज कर रहे हैं। लेकिन पता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इनकम टैक्स से खरीदे हुए लोग नहीं है। यू नो, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, दे आर वर्किंग फॉर ऑल दी लॉज ऑफ इंडिया। भारत में कितने सारे कानून होंगे, खाली इनकम टैक्स एक्ट ही थोड़ी है। कॉम्पिटिशन एक्ट, कंपनीज एक्ट, दिस एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर, कितने सारे एक्ट है, और हर एक्ट को संभाल रहे। और यहां जाके अगर मैं बोलूंगा ना, मैं अपील करो, अपील कर रहा हूं, हाईकोर्ट बोलेगा तमीज से बात करो, तेरा झगड़ा किससे है? इनकम टैक्स वालों से। और हमारा इनकम टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग कोई इनकम टैक्स के पालतू लोग नहीं है। हम लोग भारत के सारे लॉ को हैंडल कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे संजय दत्त का भी केस चल रहा है, सलमान खान का भी केस चल रहा है, टेररिज्म का भी केस चल रहा है। तेरा इनकम टैक्स वालों से लड़ाई होगा तो हमारे सामने ढंग से बात कर। ये क्या अपील अपील अपील? अरे अपील में थोड़ा क्या है, लड़ाई वाला साउंड टोन होता है ना, टोन आता है। इधर क्या बोलना चाहिए? मैं अपना केस रेफर कर रहा हूं, जरा प्लीज देखिए ना, आपको संजय दत्त के केस से फुर्सत मिल जाए, सलमान खान के केस से फुर्सत मिल जाए, तो मेरा इनकम टैक्स का छोटा सा केस है, जरा प्लीज देखो ना, रेफर करना है। मीन्स इधर अपना टोन क्या होना चाहिए? आई एम रेफरिंग माई केस टू देम बिकॉज दे आर बिजी विद ऑल लॉस। बट इन लोग को तो खड़ा ही के लिए किया है, इनकम टैक्स का केस देखने के लिए, और अपना इनकम टैक्स वालों से लड़ाई है। तो इधर तो ऐसे समझो जैसे इन लोग ने अपने को कत्ल कर दिया हमारा। खैर इन लोग भी बेचारे जज लोग हैं, लेकिन इधर वी कैन यूज द टोन अपील, बिकॉज अपील में लड़ाई का टोन है, और लड़ाई का टोन इधर यूज कर सकते क्योंकि ये इनकम टैक्स वाले ही तो है आखिर। बट सिंस हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, दे आर नॉट इनकम टैक्स बॉडीज, दे आर जनरल कोर्ट्स, तो वी कैन नॉट यूज द टोन अपील कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं, आई एम रेफरिंग माई केस, प्लीज गिव द जजमेंट। खैर टेक्निकल डिफरेंस बता रहा हूं, कल को एग्जाम में स्टूडेंट ने ऐसा भी लिख दिया ना, अपील टू हाई कोर्ट, अपील टू सुप्रीम कोर्ट, कोई मार्क्स नहीं काटेंगे ये लोग। लेकिन जब नॉलेज देना है तो नॉलेज तो देना पड़ता है ना यार। तो याद रखना, कभी भी सीटा और आईटेट का लैंग्वेज लिख रहे हैं नोट्स में, तो यू शुड यूज द टोन ऑफ अपील। बट व्हेन यू आर मेंशनिंग अबाउट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो क्या लिखना चाहिए? रेफरेंस। उनको हमने हमारा केस रेफर किया है। मेन डिफरेंस बीइंग दे आर इनकम टैक्स बॉडीज और ये जनरल कोर्ट्स है, दे वर्क ओवर ऑल दी लॉज ऑफ इंडिया। फिर एक और बात सुना, एक सेकेंड, ये देखो, ये इतनी ड्राइंग करवानी, फिर तुमको भेज दूंगा। लड़ाई इज बिटवीन असेसी एक तरफ एंड दूसरी तरफ डिपार्टमेंट। और डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? सीआईटी। ये देखो, सीधा है ना, पूरे चैप्टर को ऐसे व्यू करना चाहिए कि ये सीटा हुआ, कि आईटेट हुआ, कि हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट, ये लोग न्यूट्रल बॉडी है। मतलब ना ये तो ना ये एसएससी के दोस्त है, ना डिपार्टमेंट के। जबकि पता, सुनो, ये सीटा जो है ना, इनकम टैक्स ऑफिस में बैठता है, एओ लोग के साथ ही उठता बैठता है, चाय वाय साथ में पीता उनके। अरे सीटा को किधर बिठा के रखा है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बिठा हुआ है। उसकी पोजिशनिंग, उसका पोस्टिंग इज इन, अरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना बीकेसी में, वहीं बैठता है।
लेकिन सी भले वो एओ लोग के साथ दोस्त यार के उठे बैठे है, लेकिन उसका बिहेवियर शुड बी न्यूट्रल. ही शुड बिहेव लाइक अ जज. और जज लोग कैसे होते हैं? दोनों पार्टी में से किसी के भी दोस्त यार नहीं है. दे हैव टू बिहेव न्यूट्रल एंड गिव अ जजमेंट ऑन अ न्यूट्रल मैनर. इससे सीटा भले इनकम टैक्स ऑफिस में एओ लोग के साथ सीआईटी लोग के दोस्त यार क्या घूमता होगा, लेकिन जब वो पेशे की बात आती है तो उसको कैसे बिहेव करना चाहिए? एज इफ वो न्यूट्रल बॉडी है. वो जजमेंट एसएससी के फेवर में भी दे सकता है, डिपार्टमेंट के फेवर में, जो सही लगे उसको करना है. इससे मैंने इसको मिडल मैन की तरह बिठाया है. ऐसे फील करो ना, ये दो कटघरे, एक कटघरे में कौन खड़ा है? अरे पिक्चर में सीन याद करो, कोर्ट का सीन, कोर्ट. एक कटघरे में एसएससी खड़ा है, दूसरे कटघरे में सीआईटी. सीआईटी तो डिपार्टमेंट के बिहाफ पे है ना. और ये जज की कुर्सी पे बैठा है. जज की कुर्सी कौन लेके बैठा है? सीटा. तो सीटा इज ऑल्सो लाइक अ जज. जज लोग का कैसा नेचर होता है, वैसा नेचर सीटा का होना चाहिए. ऑल्दो ही सिट्स इन इनकम टैक्स ऑफिस ओनली. फिर हाँ, आईटैट की तो अलग ऑफिस ही है चर्च गेट में. अरे सीटा को तो मैंने क्या बोला, इनकम टैक्स ऑफिस के अंदर ही बिठा के रखा, बैठ जाओ उधर. वो तो आदमी है कोई. और आईटैट कोई आदमी की कोर्ट है. कोर्ट है इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल. और इसकी तो एक स्टैंड अलोन अलग ऑफिस है चर्च गेट में. बट जो भी है, दे आर ऑल्सो न्यूट्रल बॉडी. खैर ये तो बैठता ही अलग ऑफिस लेके है, तो है भी न्यूट्रल बॉडी. और हाई कोर्ट भी मुंबई में चर्च गेट में, सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में. बट ये लोग क्या है, ऐसा सोचो जज की तरह बैठे, और एक कटघरे में एसएससी है, एक कटघरे में सीआईटी है, और उनकी लड़ाई चल रही है. आयुषी देख रही है ना? हाँ, लड़ाई किसके बीच में? एसएससी और सीआईटी. और उनकी लड़ाई को समझ के इनको फैसला सुनाना है. तो मतलब ये ऐसा सीन अपने नोट्स में होना चाहिए. मतलब दीज आर लाइक मिडल मैन, जज टाइप बॉडीज. और वर्सेस बोलते ना, वर्सेस मतलब लड़ाई किसके वर्सेस है? एसएससी एंड डिपार्टमेंट. मैंने ड्राइंग बनाते नहीं, मन में सोचा ये दोनों कटघरे बनाए. एक कटघरा है जहां एसएससी को खड़ा किया है, और एक कटघरा जहां डिपार्टमेंट का आदमी सीआईटी. डन. तो ये इस चैप्टर का ट्रेलर हुआ, ट्रेलर. दिस वॉज जस्ट ट्रेलर. अब एक्चुअल चैप्टर विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो. मतलब एक्चुअल चैप्टर अभी करना क्या है, ये देखो, यही चीज को डिटेल में खोद खोद के पढ़ना है. बाय द वे चैप्टर का नाम क्या था? अपील्स, रेफरेंस एंड रिवीजन. तो ये देखो, अपील्स वर्ड इसके लिए यूज किया था, रेफरेंस वर्ड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए. अभी भी ये सस्पेंस में कि रिवीजन वर्ड क्यों आया, वो आएगा, वक्त आने में मालूम पड़ेगा. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. जाओ, रिवाइज एंड कम, रिवाइज एंड कम, प्लीज रिवाइज एंड कम, प्लीज कम ऑन टाइम, प्लीज कम. होमवर्क मैं दे दूंगा अभी थोड़े टाइम में. बस वो जो बचे हुए क्वेश्चन है वही होमवर्क है. फिर भी मैं अपना फर्ज निभाऊंगा होमवर्क व्हाट्सएप में डाल के.